हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं सॉल्व। ये सैम्पल पेपर हमारा पेपर 3 होने वाला है। दैट मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोग उन्हें देख चुके हो। अगर नहीं देखा है अभी तक तो प्लेलिस्ट पर जाओ और अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग पेपर 3 की साइड बढ़ते हैं और अपना ये जो सैम्पल पेपर है इसे कर लेते हैं सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, जो सैम्पल पेपर है वो क्या है? वो एक काइंड ऑफ आपके एग्जामिनेशन जो पेपर आता है वही है। बस क्या हो गया कि वो एक्चुअल में आप एग्जाम नहीं दोगे इससे। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ आपके प्रैक्टिसिंग पेपर होते हैं। जैसा आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है एग्जैक्टली सेम पैटर्न में जो है हम लोग सैम्पल पेपर को करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फॉर द ईयर 2021-22 तो हमारा जो टर्म 2 एग्जाम है उसमें आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? टोटल ऑफ 13 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये एग्जाम होगा आपका 2 आवर्स का, जिसके मार्क्स का वेटेज कितना है? 40 मार्क्स का। ऑल राइट, अब पेपर को स्टार्ट करने से पहले, सिंपल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स हर एक पेपर में पढ़ा कीजिए। ये हार्डली कुछ सेकेंड्स लेते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ जो है आपके इंस्ट्रक्शन में कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो आप लोगों के लिए और आप उसे मिस आउट कर जाओ। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे आपके ये जो वेरियस जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इन्हें पढ़ा करो। ऑल राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डू नॉट रीड दिस, इसीलिए मैं आप लोगों को इस पर जो है काफी एम्फेसिस करके बोल रही हूँ। ऑल राइट, तो चलो देख लेते हैं। दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 13 क्वेश्चंस। ठीक है, दिस पेपर कंटेन्स 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। ऑल राइट, देन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको आंसर करने होंगे इन 30 to 50 वर्ड्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा 50 to 80 वर्ड्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको आंसर करना होगा 80 to 120 वर्ड्स में। ठीक है, दिस इज 30 to 50 वर्ड्स, 50 to 80 वर्ड्स एंड 80 to 120 वर्ड्स। ऑल राइट, देन दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स केस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे आपके। ठीक है, जो वर्ड लिमिट है स्टूडेंट्स उसे आपको जो है एक्सीड भी नहीं करना है और उससे जो है आपको कम आंसर भी नहीं लिखना है, कम वर्ड्स भी नहीं लिखना है। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है यू हैव टू ट्राई कि आपके हर एक क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट ही चले। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 1 by 1 क्वेश्चंस देख लेते हैं और अपना ये जो पूरा सैम्पल पेपर है इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में ये है, इफ द रियल जीडीपी इज ₹300 एंड नॉमिनल जीडीपी इज 330, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस है आपके पास में 100। ठीक है, तो आपके पास में रियल जीडीपी गिवन है, आपके पास में नॉमिनल जीडीपी गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्राइस इंडेक्स करना है फाइंड आउट। ठीक है, अब प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर आपको फाइंड आउट करना होगा और जो प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर है उसे हम लोग 100 ही अज्यूम करेंगे। अब क्या आप प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर फाइंड आउट कर सकते हो इन सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत ही इजीली कर सकते हो। हमारा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि हमें अप्लाई यहाँ पर करना होगा। क्या होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला? देखो, हमें पता है रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। हम लोग करते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, ये जैसे हमें फाइंड आउट करना है, हमें यही चीज फाइंड आउट करना है एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 क्या है? योर प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज होती है। अब आप प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर को ले आओ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, रियल जीडीपी को ले आओ आपके राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका रियल जीडीपी और इस साइड पर आ जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स, जो कि आपको करना होगा फाइंड आउट। बस ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपने अप्लाई की, आपको जो है प्राइस इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा आपका 330, रियल जीडीपी हो जाएगा आपका 300। ओके, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये हो गया हमारा 330 और ये हो गया हमारा 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया आपका। ऑल राइट, ये जीरोस एंड ये जीरोस कैंसिल आउट हो गए, 3 1s are 3 और ये हो जाएगा 110। तो आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 110। ऑल राइट, देखो बहुत ही इजीली जो है हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है एंड आई गेस आप लोगों को अच्छे से जो है ये चीज क्लियर भी हो गई है।
तो ये जो है हमारे पास सामने आ जाते हैं जो वेरियस मेथड्स है इसे फाइंड आउट करने के। दैट मीन्स आप जो हो एक नॉर्मली इन तीनों में से एक ही बार जो है फाइंड आउट करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है वेरियस मैंने क्या दे दिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो वेरियस चीजें हमारी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। जैसे कि देखो रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। जो मैंने एक मेथड बताया वो एक डिफरेंट मेथड हो जाएगा और ये एक डिफरेंट मेथड हो जाएगा, लेकिन एट द एंड आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स की सबसे आंसर जो है वो आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। देखो रियल जीडीपी क्या होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, यही हम करते हैं। अब आपके पास में क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर नहीं है गिवन, लेकिन प्राइस ऑफ बेस ईयर तो है, कितना है 100 है, तो 300 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। सो 300 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, आंसर आ गया 3, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ठीक है। उसके बाद में नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ठीक है। अब आपके पास में प्राइस ऑफ करंट ईयर नहीं है, तो पहले प्राइस ऑफ करंट ईयर निकाल लें, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर तो 3 यहां से निकाल ली, नॉमिनल जीडीपी हमारा 330 हमारे पास में गिवन है। सो 300 इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 3, डिवाइड कर दो, 300 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो आपका जो प्राइस यहाँ पर 330 आएगा, नॉट 300 सॉरी, ये आएगा आपका 330। 330 इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। नाउ 330 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, आंसर कितना आ गया 110। दिस इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर। अब आपको क्या चाहिए, प्राइस इंडेक्स चाहिए। प्राइस इंडेक्स को कैसे निकालोगे, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। प्राइस ऑफ बेस ईयर हम अज्यूम करेंगे कितना 100 है, ठीक है, तो 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर कितना आ गया आपका, प्राइस इंडेक्स 110 आ गया। अब आप पूरा ये प्रोसेस अप्लाई करो कि पहले जो है आप रियल जीडीपी से जो क्वांटिटी है ऑफ करंट ईयर वो निकालो, फिर उससे जो है नॉमिनल जीडीपी पर आओ, नॉमिनल जीडीपी से जो प्राइस ऑफ करंट ईयर है वो निकालो, फिर उसके बाद में प्राइस इंडेक्स पर आओ, और फिर प्राइस इंडेक्स में जो फॉर्मूला है प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, फिर आपका आंसर आएगा जो कि आपका 110 आया। सेम जो है मैंने आप लोगों को रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला था उससे फाइंड आउट करके बता दिया था। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड जो है यूज कर सकते हो, ऑल राइट, जो आपको इजी लगे। दोनों ही मेथड्स आपके सही हैं, ये वाला भी और जो मैंने बताया है अभी एक और वो भी, ठीक है। दोनों से आंसर आपका सेम ही आने वाला है और दोनों मेथड्स जो है वो आपके सही हैं, ऑल राइट। सो आई गेस क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर चले आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलने से पहले इसी का एक जो है और वाला क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। अब या तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे आंसर करोगे या फिर आप इसे आंसर करोगे, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। Explain why subsidies are added to and indirect taxes deducted from domestic product at market price to arrive at domestic product at factor cost, ठीक है। हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जो नेट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्हें माइनस क्यों करते हैं और सब्सिडीज को ऐड क्यों करते हैं जब हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए होता है, तो ठीक है। दैट इज सिंपल सा मतलब है कि आप मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज करते हो, तब आपके पास में आता है क्या, फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसा क्यों आप इसे माइनस इसे प्लस कर रहे हो। पहली चीज तो हम माइनस क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ऑल राइट। ये जो माइनस माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आई गेस वो क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आप क्यों करते हो स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो कि हम लोग पे करते हैं, एज अ कंज्यूमर हम पे करते हैं। फैक्टर कॉस्ट कौन सा प्राइस होता है या फैक्टर कॉस्ट क्या है, तो फैक्टर कॉस्ट जो है वो आपकी वो प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्ट की जो कि आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगे हैं, जो सारा खर्चा लगा है वो आने के बाद में, ठीक है। इसमें जो है आपके जो वेरियस टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। आपका जो हम लोग जो एज अ कंज्यूमर हम जो पे करते हैं हम मार्केट प्राइस पे करते हैं,
जो सारे टैक्सेस और भी जो चीजें लगी होती है वो सब का प्राइस हम पे करते हैं, ठीक है। इसलिए आपका मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से। फैक्टर कॉस्ट में आपके टैक्सेस जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं ना। क्या हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया, ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक प्रोड्यूसर ने जो है प्रोड्यूस किया है कोई प्रोडक्ट, उसका जो प्राइस है, जो फैक्टर कॉस्ट है, वो है 100 रुपीज का। अब गवर्नमेंट ने इस पे कोई टैक्स लगाया, ठीक है, मान लो टैक्स लगाया उसने गवर्नमेंट ने 10 रुपीज का, तो 10 रुपीज जो है वो इसकी प्राइस में इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस कितनी हो गई? प्राइस हो गई आपकी 110। लेकिन वही गवर्नमेंट जो है वो इस पर 10% या 10 रुपए का टैक्स लगाने के अलावा 20 रुपीज की सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। तो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने ग्रांट प्रोवाइड किया, ठीक है। तो उतना अमाउंट जो है वो आपकी मार्केट प्राइस में कम होगा, ठीक है, दैट इज ये 110 में से कम किया जाएगा ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनसे भी ज्यादा जो है प्राइस ना चार्ज किया जाए। तो इसमें से आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे 20 रुपीज को, तो ये आ जाएगा क्या आपका? ये आ जाएगा आपका 90 रुपीज। दिस विल बिकम योर मार्केट प्राइस, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में आप क्या करते हो? फैक्टर कॉस्ट में आप ऐड करते हो टैक्सेस वगैरह को। अब यहां पर बात यह है कि आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जा रहे हो, तो एक जो है हम दूसरा अप्रोच ले लेते हैं। यहां पर मान लो 100 रुपीज का क्या है आपका मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब इसमें फैक्टर कॉस्ट कितनी लगी? ऑलराइट, ये फैक्टर कॉस्ट कितनी लगी है हमें पता निकालना है। तो अब इसमें से हम बताएंगे सबसे पहले तो टैक्सेस कितने पे किए भाई, ठीक है, मतलब कि इसमें टैक्सेस कितने रुपीस के हैं, गवर्नमेंट ने कितने टैक्सेस चार्ज किए। अब मान लो गवर्नमेंट 10 रुपीज एज अ टैक्स चार्ज कर रही है, सो दैट मीन्स ये आया 90। सब्सिडीज जो है वो नहीं प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हम करेंगे 0। फैक्टर कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? 90 आ गई, ठीक है, दैट इज उसमें से आपने जो है टैक्सेस का अमाउंट माइनस किया, तो आपके पास में जो फैक्टर कॉस्ट है वो आपको मिल गई। अब मान लो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है 5 रुपीज की, ठीक है, तो आपने प्लस कर दिया 5 रुपीज। ऑलराइट, तो ये जो है आपकी फैक्टर कॉस्ट 5 रुपीज 95 रुपीज आ गई। 95 कैसे आई? क्योंकि जो सब्सिडीज है उसे आप मार्केट प्राइस में क्या करते हो? प्लस करते हो। प्लस क्यों करते हो? क्योंकि वो 5 रुपए एज अ कंज्यूमर हमें कम पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड की, दैट मीन्स कि वो चीज एज अ कंज्यूमर, एक जो एंड कंज्यूमर है वहां तक जो है बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए वो अमाउंट, उतना अमाउंट जो है हम लोग कम पे करेंगे। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया। जैसे कि 95 का फैक्टर कॉस्ट है, अगर इसमें मैं सीधा सीधा 10 रुपए का जो है अपना इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ऐड करूंगी तो ये 105 हो जाएगा। लेकिन हम जो है मार्केट प्राइस कितना देख रहे हैं? 100 रुपीज का देख रहे हैं, क्योंकि जो सब्सिडीज है वो भी तो है, 5 रुपए की सब्सिडीज गवर्नमेंट ने पे करी है, इसलिए हम लोग जो है सिर्फ 100 रुपीज पे कर रहे हैं। ऑल राइट, तो क्यों आप मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को जो है माइनस और प्लस कर रहे हो, क्यों ऐसा करते हैं, या आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट refers to the total factor income earned by the factors of production within the domestic territory of a country during an accounting year. That is NDP at FC is equals to NDP at MP minus net indirect taxes. All right. Indirect taxes are the taxes which are levied by government on production and sale of a commodity. Sales tax, excise duty, custom duty, etc. are some of the indirect taxes. Due to this, market price increases. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गए? वो सारे टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट किस पर चार्ज करती है? प्रोडक्शन पर और सेल ऑफ अ कमोडिटी पर, ठीक है, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी हो गई। बहुत ही अच्छा एग्जांपल जीएसटी, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आप अगर आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाओगे तो आप देखते हो मेन्यू में जो प्राइजेस है, अगर आप उन सबको टोटल करो और फिर आपका जो बिल आता है उसमें आप देखोगे तो उसमें जो है आपके पास में जीएसटी भी एडेड होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सारे जो है वहां पर एडेड आपको दिखेंगे, ठीक है। फिर आप जो हो वो जीएसटी का अमाउंट भी पे करते हो। दैट मीन्स कि आपका फैक्टर कॉस्ट तो कम था, लेकिन जब उसमें टैक्सेस ऐड हुए तो आपका जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ गया। आपको जो है एट द एंड वो टैक्स को भी ऐड करके कितना रुपये हुआ है, होता है, कितना टोटल होता है, वो आपको पे करना होता है। ऑल राइट, and subsidies are the cash grants given by the government to the enterprise to encourage production of certain commodities, to promote export or to sell goods at lower prices than the free market price. In India, LPG cylinder is sold at subsidized rates.
ड्यू टू दिस मार्केट प्राइस डिक्रीजेस, ठीक है। और सब्सिडीज क्या हो गई, कैश ग्रांट्स हो गए जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वेरियस प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो भी उनका एक मोटिव होता है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग प्रोडक्ट्स पर जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और सब्सिडीज की वजह से प्राइसेस डिक्रीज होते हैं, इसलिए हम उसे ऐड करते हैं, और जिससे प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसे हम माइनस करते हैं इन मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वैसा ही सोचना है। जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आओगे तो आप टैक्सेस को ऐड करोगे और सब्सिडीज को रिड्यूस करोगे, ठीक है। सो एफसी इज इक्वल्स टू एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी total savings are 2000 crores and the ratio of average propensity to save and average propensity to consume is 2:7. Calculate the level of income in the economy, ठीक है। एक इकोनॉमी में जो टोटल सेविंग्स है आपके पास में कितनी गिवन है, 2000 crores की, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसका रेशियो क्या गिवन है आपके पास में, 2:7 गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट करना है लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करने वाले हो स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने लिखा एपीएस रेशियो एपीसी इज इक्वल्स टू 2:7। अब जब आप इस चीज को ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये 2 आपका एपीएस है, तो एपीएस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एपीएस हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 9, 7 प्लस 2 इज 9, ठीक है। और वहीं हम एपीसी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। टोटल 9 का 2% जो है, या 2 जो प्रपोर्शन है वो आपका एपीएस का है, एंड टोटल 9 का जो 7% है वो आपका एपीसी है, ठीक है। अब इस एपीसी को अभी एज इट इज रहने दो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एपीएस लेंगे। एपीएस जो है वो 2/9 हो रहा है हमारा। हमें ये भी पता है एपीएस क्या होता है, एस डिवाइडेड बाय वाई होता है, ठीक है। एस की वैल्यू आपके पास में गिवन है 2000 crores की, इसे आप लिख दो 2000, ठीक है। ये y को हम यहाँ पर ले जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये जो बाकी की चीजें ये धर लेंगे। ये 9 आ जाएगा ऊपर, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9, और 2 जो है आपका डिवीजन में आ जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है, y इज इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2। Now 2000 divided by 2 will give you 1000, 1000 multiplied by 9 will give you 9000। तो आपकी जो y है इसकी वैल्यू क्या आ गई, आपके y की वैल्यू आ गई है 9000 रुपीज की, 9000 crores की, ठीक है। और आपको y ही फाइंड आउट करना था, जो लेवल ऑफ इनकम है इकोनॉमी में उसे ही हमें फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट करके बता दिया। बहुत ही सिंपल था। आपके पास में रेशियो गिवन है एपीसी और एपीएस का, ठीक है। तो अब जो है आपने उसके हिसाब से उसका जो प्रॉपर प्रपोर्शनेट है वो बना के और एस बाय वाई करके, आपके पास में सेविंग गिवन थी इसलिए आपने ऐसे लिया, और इसको जब सॉल्व किया तो आपकी जो वाई है वो कितनी आ गई आपके पास में, 9000 crores की आ गई है। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। फिर आगे चले, इसी का जो है एक और काइंड ऑफ क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इकोनॉमी है इक्विलिब्रियम पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को करना है फाइंड आउट। बहुत ही इजी है, देखो क्या क्या गिवन है, नेशनल इनकम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है। आई गेस ये इक्वेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पर हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। आई गेस आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर येट नहीं पता है तो जल्दी से जाकर जो है ना सारे जो आपके कंसेप्ट्स है उन्हें क्लियर करो और पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। सारी चीजें अवेलेबल है, मैंने सब कुछ आप लोगों को करवा दिया है। अब अगर हम इस c को जो है एक्सपांड करें तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई प्लस आई, राइट। c बार इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, b होता है आपका MPC, ठीक है। अब y की वैल्यू गिवन है कि हमारे पास में गिवन है कितनी हो गई 1000, c बार दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है आपके पास में 200, b की वैल्यू नहीं है लेकिन y की वैल्यू है 1000, तो इसको हमने ऐसे लिखा, एंड i की वैल्यू कितनी हो गई 100,
ठीक है। अब आपको स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन को करना है सॉल्व, तो आपके पास में जो b की वैल्यू है दैट इज जो एमपीसी की वैल्यू है ये आ जाएगी। बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। देखो 1000 b को एज इट इज रहने दो, 200 प्लस 100 विल गिव यू 300। ये प्लस में है तो 300 को जब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1000 माइनस 300 विल गिव यू 700। ऑलराइट, इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 1000b। अब यहां से 1000 को मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊं, ये आ गया आपका 700 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू b। इसको डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, 7 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.7। तो आपकी जो b है दैट इज जो MPC है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई आपकी 0.7। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। कैसे जो है हम लोग अपने b की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं, आई गेस अच्छे से क्लियर हो गई है ये चीज। b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7, ठीक है। इसी का जो है एक बार प्रॉपरली आंसर देख लो, c इज इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई दैट इज 200 प्लस 1000b, i इज व्हाट 100, ठीक है। ad इज इक्वल्स टू c प्लस i हम लोग लिख रहे हैं दैट इज 200 प्लस 1000b प्लस 100 दैट वुड बी 300 प्लस 1000b। एट इक्विलिब्रियम हमें पता है y इज इक्वल्स टू ad होता है, तो इस चीज को हमने लिखा 1000 इज इक्वल्स टू 300 प्लस 1000b। इसको पूरे को सॉल्व किया तो आपके पास में b की वैल्यू क्या आ गई, 0.7 आ गई, जो कि अभी अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, ठीक है। सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आप लोगों को। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या है ये हमारा क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, What is its relation with average propensity to save, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब बताना है कि ये क्या होता है, साथ ही साथ हमें ये बताना है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या रिलेशन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ में, ठीक है। नाउ व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टूडेंट्स, जो टोटल इनकम है उसे हम डिवाइड करते हैं जो टोटल कंजम्पशन है उसे हम डिवाइड करते हैं टोटल इनकम से, ठीक है। दैट इज आप इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम कर रहे हो ये आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। सो द रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एग्रीगेट इनकम इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। किस चीज का रेशियो, एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एग्रीगेट इनकम से जो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एग्रीगेट इनकम से जो रेशियो है वो है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इंडिकेट्स द परसेंटेज और रेशियो ऑफ इनकम व्हिच इज बीइंग स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये वो परसेंटेज या रेशियो इंडिकेट करता है इनकम का जो कि कंजम्पशन पर स्पेंड किया जाता है। इट इज वर्कड आउट बाय डिवाइडिंग टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय टोटल इनकम दैट इज एपीसी इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय वाई। The sum of APC and APS is equal to 1. It can be proved as under, ठीक है। अब रिलेशन पूछा गया है APC का किसके साथ में, APS के साथ में, तो हम बता रहे हैं कि APC और APS का जो सम है वो किसके इक्वल आता है, वो दैट इज इक्वल टू 1, और इसे हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे प्रूव कर रहे हैं वो देख लो। यहाँ पर हमें पता है y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है, ठीक है, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। ऑल राइट, देन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y वी गेट y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू सी प्लस वाई प्लस एस प्लस वाई, ठीक है। हाँ, सारी चीजों को आपने जो है y से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया आंसर 1। c डिवाइडेड बाय y क्या हो जाएगा आपका, APC हो जाता है, एंड s डिवाइडेड बाय y करते तो APS हो जाता है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू APC प्लस APS हो गया आप लोगों का, ठीक है। दैट इज हमने कैसे बोला कि APC प्लस APS का सम टोटल 1 होता है, उस चीज को हमने यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखा दिया है, ठीक है। दिस वुड बी S। APC plus APS is equals to 1 because income is either used for consumption or for saving। और ये दोनों जो है ये इक्वल टू 1 क्यों होते हैं, क्योंकि ये चीज ये बता रहे हैं कि या तो आप इनकम को सेव कर रहे हो या फिर आप इनकम को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। इन दोनों पर्पसेस के लिए जो है आपकी इनकम यूज की जाती है, ठीक। सो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, इस चीज को हमें करना है एक्सप्लेन। सो देखो इसका आंसर देखते हैं। Growth leads to increase in demand for infrastructure, and whenever there is increase in demand of something, there is also increase in its supply if there is unused potential, ठीक है।
जो ग्रोथ होगी, जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, वो लीड करेगी किस चीज में? इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड में। और अगर किसी भी चीज की डिमांड होती है स्टूडेंट्स, तो उसकी सप्लाई को भी बढ़ाया जाता है अगर जो रिसोर्सेज है वो अनयूज्ड हो, हमारे पास में आइडल रखे हो। मतलब कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क नहीं कर रही है, और अगर ऐसे केस में जो आपकी डिमांड है वो अगर इंक्रीज होती है, तो उसके लिए जो सप्लाई है उसे भी इंक्रीज किया जाता है। तो जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है वो भी होगी ग्रो, ठीक है, मतलब कि वो भी बढ़ेगी। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को बढ़ाओगे तो जरूर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई है उसे भी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू इंक्रीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंक्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसे जो है हम इस पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जीडीपी में ग्रोथ हुई, उसकी वजह से इंक्रीजेस ट्रैफिक डिमांड, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ हुई तो ट्रैफिक डिमांड बढ़ी। रिक्वायर्स चेंज इन ट्रांसपोर्ट सप्लाई, ठीक है, जब ट्रैफिक की डिमांड बढ़ी, ठीक है, दैट इज अब आप देख रहे हो कि इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, लोग जो है वो कार्स वगैरह यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है प्रॉपर ट्रैफिक डिमांड इंक्रीज हुई है। तो अब उससे जो है हम देख रहे हैं कि ये चीज किस चीज में जो है चेंज ला रही है? ट्रांसपोर्ट सप्लाई में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सप्लाई में चेंज की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है उसकी जरूरत है। सो इफ प्रोवाइडेड कैटलाइज जीडीपी ग्रोथ, अदरवाइज कॉन्स्ट्रिक्ट्स इट, ठीक है, दिस विल अफेक्ट ट्रैफिक डिमांड, ठीक है। तो अगर प्रोवाइड कर दिया आपने जो है ट्रांसपोर्ट सप्लाई है, अगर उसे प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दिया तो इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ जो है वो और बढ़ेगी, अदरवाइज वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो जो है रुक जाएगी और फिर जो है ट्रैफिक डिमांड रुक जाएगी। सो दैट मीन्स कि जीडीपी की ग्रोथ के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं करेगा तो जो जीडीपी की ग्रोथ है वो भी रुकने लगेगी। ऑल राइट, सो आई गेस जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे जो है इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कंट्रीब्यूट करती है किस चीज की ग्रोथ में? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ में। ऑल राइट, सो आई गेस जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं आगे। अब इसी का जो है और वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है? What is the situation of women's health in India? ठीक है, अब हमें बताना है कि विमेन हेल्थ की जो सिचुएशन है वो कैसी है इंडिया में। ऑल राइट, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। Women have several disadvantages in the areas of health as compared to men, ठीक है, विमेन जो है उनके पास में सेवरल डिसएडवांटेजेस है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ में ही नहीं बल्कि वर्किंग में, एजुकेशन में, हर एक चीज में जो है एज कंपेयर टू मेन, विमेन जो है वो सेवरल डिसएडवांटेजेस फेस करती है। Sex ratio is continuously declining and is an indicator of female foeticide. Close to 3 lakh girls under the age of 15 are married and have one child, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं कि हेल्थ की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है विमेन हेल्थ की, ठीक है। तो 3 लाख गर्ल्स के आसपास जो है बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज वो लोग मैरिड भी हैं और एटलीस्ट एक चाइल्ड भी है उनका, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन आर एनेमिक इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49, ठीक है। 15 to 49 की एज में मोर देन हाफ जो है इंडियन विमेन वो एनेमिक है, उन्हें एनीमिया है, न्यूट्रिशियस एनीमिया है, ब्लड एनीमिया है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको जो है हेल्थ स्टेटस बता रहा है विमेन का इंडिया में, ठीक है, कि विमेन की जो हेल्थ है वो कैसी है। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप 2 पॉइंट्स लिख दोगे तो दे आर सफिशिएंट, ठीक। तो आपको जो है बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स के बीच का जो है डिफरेंस बताना है। व्हाट आर बायोटिक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स? बायोटिक होता है आपके लिविंग एलिमेंट्स एंड अबायोटिक आर योर नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल लिख दो, इनका जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बता दो, हो जाएगा आपका जो है क्वेश्चन का ये आंसर, ठीक है। आपको 2 पॉइंट्स लिखना है, 2 पॉइंट सफिशिएंट है अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो देखो बेसिस में हमने लिखा है, क्या मीनिंग लिखा सबसे पहले, बायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल लिविंग एलिमेंट्स एंड अबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ऑल राइट, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं बायोटिक में द बर्ड्स, एनिमल एंड प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा, एंड वही अबायोटिक में लिख रहे हैं इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, रॉक, सनलाइट एक्सेट्रा। ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी डिफिकल्टी लेवल वाली चीज ही नहीं थी, एकदम इजी सा क्वेश्चन था जो कि आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है।
फिर उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Give the meaning of factor income to abroad and income from abroad. Also give an example of it. Also give an example of each. ठीक है, क्या करना है आपको? मीनिंग बताना है किसका? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। ठीक है, जो आप अब्रॉड में जो इनकम जा रही है आपकी कंट्री से, जो इनकम बाहर जा रही है वो होगी आपकी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और जो हमारे रेसिडेंट्स हैं जो कहीं भी फॉरेन कंट्री में अपनी जो फैक्टर सर्विसेज वो रेंडर कर रहे हैं उसके जो है अगेंस्ट उन्हें वो लोग इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो वो होती है आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और जब जो है फैक्टर सर्विसेज रेंडर की जाती है टू इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट्स, तो हम जो उनका पेमेंट करते हैं दैट इज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ऑल राइट, so the difference between national income and domestic income is net factor income from abroad, which is included in national income and excluded from डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जो कि ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये आपका इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में और एक्सक्लूड होता है आपकी डोमेस्टिक इनकम से। ठीक है, where NFIA is the difference between income earned by normal residents from the rest of the world, factor income from abroad, and similar payments made to non-residents within the domestic territory, that is factor income to abroad। ठीक है, तो वही मैंने अभी अभी आपको बताया कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। टू अब्रॉड जब आप आपके नॉन रेसिडेंट्स को पे कर रहे हो तो वो आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा, एंड जब आपके रेसिडेंट्स कोई फैक्टर सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में तो वो हो जाते हैं आपके फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है ये चीज आप लोगों को। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, that is factor income from abroad is 10,000 crores and payment made to non-residents within the domestic territory, that is factor income to abroad is rupees 8,000 crores. Then NFIA will be factor income from abroad minus factor income to abroad, that would be 10,000 crore minus 8,000 crore, that is equal to 2,000 crore. So जो आपकी net factor income from abroad है वो कितनी आ गई? वो आ गई आपकी 2,000 crores की। ठीक है, सो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से ये जो हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कंसेप्ट है ये अच्छे से। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। इसी का जो है एक और वाला क्वेश्चन है, दैट मीन्स या तो आप उस क्वेश्चन को आंसर करोगे या फिर आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर। ठीक है, जो पेट्रोल और डीजल कार है इनकी जो सेल है वो राइज हो रही है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो बिग सिटीज में जो है इनकी जो सेल है वो राइज हो रही है। इसका इम्पैक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और वेलफेयर पर क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा जो है ये चीजें बिकेंगी, ठीक है, सेल होंगी, उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन इट मींस ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑल राइट, वहीं अगर हम वेलफेयर की बात करें, अगर हम सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो इस पर क्या इंपैक्ट है कि ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम वेलफेयर की बात करें तो जितनी ज्यादा कार्स बिक रही हैं दैट मीन्स उतना ज्यादा जो है ट्रैफिक बढ़ेगा, उतना ज्यादा जो है पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये चीज वेलफेयर में है या नहीं है? सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि ये वेलफेयर के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर हम जीडीपी के बेसिस पर देख रहे हैं तो जीडीपी जो है इंक्रीज हो रहा है, सो दैट मीन्स जीडीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ increasing sale of petrol and diesel cars. All right, so I guess question clear हो गया आप लोगों को, इसका जो आंसर है क्लियर हो गया आपको क्या लिखना है। So increase in sale of petrol and diesel car raises the standard of living and consequently welfare। ठीक है, अगर एक तरह से देखें तो वेलफेयर बढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। ठीक है, अब लोग जो है किसी भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ना यूज कर खुद की अपनी कार में जो है ट्रेवल कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना हुआ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है दैट मीन्स वेलफेयर बढ़ रहा है। लेकिन बट इट मे नॉट नेसेसरली ऑलवेज बी सो। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है आपका ये वेलफेयर ही बढ़ा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच कार्स कैन रेज आउटपुट बट एट द सेम टाइम लीड टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन ऑल्सो दैट रिड्यूसेस वेलफेयर ऑफ द पीपल।
Such a reduction in welfare may overweigh the increase in welfare and thus lead to overall reduction in welfare. ठीक है, तो ओवरऑल रिडक्शन क्या हो रहा है वेलफेयर का, ठीक है, ओवरऑल जो वेलफेयर है वो रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पेट्रोल एंड डीजल कार की सेल। लेकिन वही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इस पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब देख लेते हैं। What will happen if there is no additional employment generated in the economy, even though economy is able to produce goods and services in the economy? How will jobless growth happen? ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है कि क्या होगा अगर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें कोई भी एडिशन ना हो इकोनॉमी में। ऑल्दो हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पा रही है, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये इससे क्या होगा, तो दिस विल लीड टू अ जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, वही जो है आपके पास में यहाँ पर लिखा है हाउ विल जॉबलेस ग्रोथ हैपन, जॉबलेस ग्रोथ कैसे होगी। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है स्टूडेंट्स, जॉबलेस ग्रोथ बेसिकली ऐसी ग्रोथ है जिसमें कि आप देखते हो कि आपकी इकोनॉमी का, आपकी कंट्री का जो जीडीपी है वो राइज हो रहा है, लेकिन उस राइज की वजह से कोई भी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में राइज नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। तो फिर ये जो जीडीपी है कैसे राइज हो रहा होगा, ये जो है किसी भी टेक्निक का जो है यूज कर के, न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज कर और इन सारी चीजों का यूज कर जो है हो सकता है कि ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस कर पा रही है कि इकोनॉमी विदाउट इंक्रीजिंग दी जॉब्स। ठीक है, तो उसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। A jobless growth happens when production takes place using capital intensive methods। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ कब होगी, जॉबलेस ग्रोथ उस टाइम पर होती है जब प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स से किया जाता है। Such a jobless growth is dangerous for the economy. Unless employment is generated in the economy, poverty can't be eradicated। ठीक है, तो ये जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की हेल्प से जो ग्रोथ हो रही है वो डेंजरस है। वो डेंजरस क्यों है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तब तक जो पॉवर्टी है वो इरेडिकेट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, अगर पॉवर्टी को खत्म करना है तो उसका एकमात्र जो सबसे बेस्ट जो है उसका सोल्यूशन है दैट इज आप ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा जो है वैकेंसीज निकालो, क्योंकि जब लोग काम करेंगे तो वो इनकम अर्न करेंगे। आज लोगों के पास में काम नहीं है तो वो इनकम अर्न कर ही नहीं पाते, इसीलिए जो है पॉवर्टी बढ़ती जाती है। ठीक है, so without employment people will not have an income, without an income who will buy the goods and services, it will lead to depression in the economy। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है वो हो रहा है भाई कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से जो है प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के पास में जो है काम नहीं है, काम नहीं है तो उनके पास में इनकम नहीं है, और इनकम नहीं है तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें कंज्यूम नहीं करेंगे, उन्हें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जब पैसा नहीं है तो वो उन्हें कैसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो चुके हैं वो जो है सेल नहीं होने वाले हैं, वो ऐसे ही आइडियल रखे रहेंगे, और ये जो है धीरे धीरे किस चीज में लीड करेगा, डिप्रेशन में लीड करेगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, बिल्कुल भी सही कंडीशन नहीं है। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को, जॉबलेस ग्रोथ अगर होगी तो उसकी वजह से इकोनॉमी पर क्या होने वाला है, और जॉबलेस ग्रोथ जो है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास में एक केस स्टडी है एंड हमारे पास में गिवन है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 गिवन बिलो। ठीक है, इस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास में, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, इन दोनों को आपको करना होगा क्या, आंसर। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि आपको जब भी केस स्टडी गिवन हो तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाकर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ना और फिर वापस आकर केस स्टडी को पढ़ना है। ठीक है, तो फॉर नाउ अभी मैं इसे स्किप कर रही हूँ, हम पहले चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। आपका जो 8th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मेंशन द स्ट्रैटेजीज फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना व्हिच हेल्प्ड देम टू मेंटेन अ हाई ग्रोथ रेट फॉर अ डिकेड। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में जो है उन स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर बताना होगा जो कि इंडिया और चाइना ने फॉलो की थी
जिसने हेल्प की थी कि वो जो है हाई ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाए हैं दोनों फॉर अ डिकेड, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है आपके पास में, दैट इज मेंशन सम ऑफ द डोमेन्स व्हिच आर रेलेवेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ टू कंट्रीज, ठीक है। हमें कुछ डोमेन्स जो है वो मेंशन करने हैं जो कि दोनों कंट्रीज के कंटेक्स्ट में क्या हो, रेलेवेंट हो। ऑल राइट, तो अब जो है इसका जो केस स्टडी है उस पर चलते हैं, केस स्टडी को पढ़ लेते हैं और फिर जो क्वेश्चन है उनको आंसर करेंगे हम लोग। सो इंडिया एंड चाइना कमांड स्पेशल अटेंशन नॉट जस्ट इन एशिया, for example in the Asia Pacific Economic Cooperation Forum and the Council of Security Cooperation in the Asia Pacific, but also in the global economy in the biennial multi-country consultative summit meeting known as the G20, which is acquiring growing importance in the international arena, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला पैसेज है इसमें हमारे पास में क्या गिवन है, इसमें हमारे पास में गिवन है कि इंडिया और चाइना जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एशिया में ही जो है पॉपुलर नहीं है, एशिया में ही जो है स्पेशल अटेंशन नहीं गेन किया है, बल्कि जो कुछ हमारे मल्टी कंट्री कंसल्टेटिव समिट्स हैं, जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस हम बोल सकते हैं G20 समिट, उसमें जो है इंडिया एंड चाइना ने जो है पार्टिसिपेट किया, इवन जो है वहाँ पर स्पेशल अटेंशन ग्रैब किया है लोगों का और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनका। ऐसे ही जो कुछ और भी समिट्स वगैरह हैं उनमें जो है जो आपका इंडिया और चाइना है उसका काफ़ी अच्छा स्टैंड हमें देखने को मिला है, ठीक है। चाइना एंड इंडिया आर दी वर्ल्ड्स टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। चाइना और इंडिया क्या है, वर्ल्ड की दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से हैं, ठीक है, पॉपुलस कंट्रीज हैं ये। They have sustained the world's highest annual gross domestic product growth rates over the past decade, 9% for China and 6 or 7% for India, ठीक है। और जो इंडिया और चाइना है इन्होंने दोनों ने जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ग्रोथ रेट्स है वो भी सस्टेन किए हैं। अगर चाइना की बात करें तो ओवर द डिकेड 9% जो है ग्रोथ रेट है, एंड इंडिया में क्या है 6 और 7% का जो है ग्रोथ रेट देखने को मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद में द टू कंट्रीज हैव बीन अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल इन वेदरिंग द चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज ग्रेट रिसेशन सिंस 2008, ठीक है। ये जो दोनों कंट्री है ये काफी सक्सेसफुल रही है, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल रही है किस चीज में, ये जो वेरियस चैलेंजेस है उन्हें जो है ओवरकम करने में, जैसे कि किस टाइम से अगर हम बात करें तो जो ग्रेट रिसेशन है सिंस 2008 से उस टाइम से, ठीक है। China has accomplished this through a combination of large government stimulus program as a share of its GDP twice as large as that of the United States and an effective infrastructure building program. India's similarly successful effort in sustaining rapid growth despite the global recession have been due to its lesser dependence on exports to drive its economy and an expansion of the domestic demand, ठीक है। तो इस वाले जो हमारा यहाँ पर है इसमें हमारे पास में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, जिसमें बताया गया है जो वेरियस जो स्ट्रैटेजीज थी जिससे कि चाइना और इंडिया जो है दोनों सक्सेसफुल रही है ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीजों से ओवरकम करने में। ऑल राइट, फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट आगे क्या गिवन है वो देखते हैं। The two countries arguably have a greatest influence and leverage among the 10 emerging market countries in the G20. Their joint influence has been decisive in aborting the World Trade Organization's Doha Development Round of negotiations on trade liberalization, as well in the failure, whether for good or ill, of the 2009 UN Climate Change Conference, also known as the Copenhagen Summit. China has become the world's largest source of net capital outflows, ठीक है। तो ये चीजें भी गिवन है कि जो दोनों कंट्री है ये दोनों कंट्री का काफी इन्फ्लुएंस है अगर हम बात करें किसमें, G20 में, तो ठीक है जो दोनों कंट्री है वो साथ में मिलकर जो है काफी इन्फ्लुएंस वहां पर बना पा रही है। और जैसे कि यहाँ पर जो है दोनों का जो जॉइंट इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दोहा डेवलपमेंट राउंड ऑफ नेगोशिएशन था
ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन उसे जो है अबॉर्ड कर पाए बिकॉज ऑफ बोथ दी कंट्रीज, ठीक है, इन दोनों का जो जॉइंट इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से। इंडियाज पॉपुलैरिटी has a designation for foreign capital inflows is rapidly increasing as a designation for foreign capital inflows is rapidly increasing and India is the world's largest recipient of foreign outsourcing of computer based services, ठीक है। जो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है किस चीज में, फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज का जो डेस्टिनेशन माना जाता है वो इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसिप्टेंट है फॉर फॉरेन आउटसोर्सिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड वर्क या कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। सो इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड एंड यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्या, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है। ऑल राइट, then China and India are both heavily dependent on imported oil, ठीक है। चाइना और इंडिया जो है वो दोनों ही हेवीली किस पर डिपेंडेंट है, इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंट है। दे आर दी वर्ल्ड्स सेकेंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर्स, ठीक है। जो चाइना है वो वर्ल्ड की सेकेंड हम बोलेंगे एंड इंडिया जो है वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट क्या बोलेंगे, इंपोर्टर्स हैं ऑफ ऑयल रिस्पेक्टिवली। शिफ्टिंग टू द वेरी डिफरेंट रिल्म, चाइना इज द मोस्ट एग्रेसिव अपोनेंट ऑफ द दलाई लामा एंड द तिब्बतन ऑटोनॉमी व्हाइल इंडिया इज द मोस्ट वाइग्रस सपोर्टर, ठीक है। अब यहां पर हम ये बता रहे हैं कि दलाई लामा और तिब्बतन ऑटोनॉमी का जो चाइना है वो मोस्ट एग्रेसिव अपोनेंट है और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मोस्ट विगरस सपोर्टर है, ठीक है। तो ये चीज बता रहा है कि एक चीज पर जो है चाइना बिल्कुल अपोनेंट है उस चीज का और जो इंडिया है वो क्या है, इंडिया बहुत बड़ा सपोर्टर है, ठीक है। The prominence of India and China in all of these issues is indisputable, but the relevance of the four domains to each of the above issue varies. The two countries' demographics have some bearing on most of these issues. देखो अब डोमेन्स की बात आई थी, डोमेन्स वाला जो है 9th वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो डोमेन का जो आंसर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। The two countries' demographic have same bearing on most of these issues. China's and India's likely economic growth trajectories affect and are affected by most of them. Science and technology in the two countries will affect their respective competitive positions in several of these issues as will their respective performance in the domain of defense spending and procurement, ठीक है। तो जो चाइना और इंडिया की जो डिबेट है, जो वेरियस इश्यूज है, ये इनडिस्प्यूटेबल है। इनके पीछे जो है जो इसके अलग अलग डोमेन्स है वो हम देख सकते हैं कि कैसे जो है इंडिया और चाइना एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो वेरियस डोमेन्स है वो हमारे पास में गिवन है। ऑल राइट, देन आगे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। अब जो फर्स्ट वाला मतलब कि जो 8th वाला क्वेश्चन है वो क्या है, मेंशन द स्ट्रैटेजीज फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना व्हिच हेल्प देम टू मेंटेन अ हाई ग्रोथ रेट फॉर अ डिकेड, ठीक है। अब जो हमने पूरा पढ़ा उसमें से आपके जो जो स्ट्रैटेजीज आपको लगी वो स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पर लिख देनी होगी। India and China has sustained the world's highest annual gross domestic product growth rate over the past decade, 9% for China and 6 or 7% for India. The two countries have been among the world's most successful in weathering the challenges of global economy's great recession since 2008, ठीक है। चाइना's policy, अब चाइना की क्या पॉलिसी थी वो देख लेते हैं। चाइना has accomplished this through a combination of a large government stimulus program and an effective infrastructure building program, ठीक। India's similarly successful efforts in sustaining rapid growth despite the global recession have been due to lesser dependence on exports to drive its economy and an expansion of domestic demand, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपके पैसेज में गिवन थी, ये चीजों को हमने एज इट इज यहाँ पर जो है बता दिया है कि ये जो है स्ट्रैटेजीज यूज की गई थी बाय इंडिया एंड चाइना। ऑल राइट, फिर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उस पर आ जाओ। मेंशन सम ऑफ द डोमेन्स व्हिच आर रिलेवेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ टू कंट्रीज। तो ये जो डोमेन्स है वो देख लेते हैं। The two countries' demographics have some bearing
ऑन मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है, जो दोनों कंट्री की डेमोग्राफिक्स है उनका जो है कुछ ना कुछ बेयरिंग होता है ऑन दी वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज. China's and India's likely economic growth trajectories affect and are affected by most of them. ठीक है, देखो वहीं से जो है हमने यहाँ के जो वेरियस आंसर है वो हमने लिए, ये जो पॉइंट्स हमने वहीं से उठाए हैं. ऑल राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द टू कंट्रीज विल अफेक्ट देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव पोजीशंस इन सेवरल ऑफ दीज इश्यूज as will their respective performance in the domain of defense spending and procurement. All right, so सीधे सीधे जो है आपके उस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस थे और वहीं से जो है हमने पूरे पूरे अपने आंसर्स लिए और यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया है. ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो दोनों ही क्वेश्चंस है अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गए. जो पूरा हमारा ये पैसेज था, ये पैसेज जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. अब क्या है क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच. ठीक है, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है हमें, स्टॉक और फ्लो के बीच में, और दो एग्जाम्पल देने हैं हमें दोनों के ही. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको इतना करना है कि आपके 3 पॉइंट्स जो है वो होने चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट बोल रही हूं मैं कि 3 पॉइंट्स जो है ये होने चाहिए. 3 से ज्यादा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 लिखना है. अब उन 3 में से एक तो आपका क्या बनेगा, एग्जाम्पल वाला जो है आपका बेसिस बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल लिखना ही है. ओके, ये कंपल्सरली जो है आपको दोनों के एग्जाम्पल बताना है, अदरवाइज आपको जो है प्रॉपर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. अब चाहे आप 3 पॉइंट लिख दो या 10 पॉइंट लिख दो, और अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा तो पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको 2-2 एग्जाम्पल्स बताने हैं दोनों के. ठीक है, तो अब जो है हमने बेसिस पॉइंट लिया, एक साइड स्टॉक ले लिया, एक साइड फ्लो ले लिया. सबसे पहले बता देते हैं मीनिंग. स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो जो है हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है फाइंड आउट या मेजर किए जाते हैं. ठीक है, सो एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ऑल राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात होती है तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं, और फ्लो हम किसे बोलते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाली चीज. ठीक है, सो एन इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, या फिर सिर्फ आप पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हो तो भी चलेगा. ऑल राइट, ये क्या बता रहा है कि आप जो हो एक टाइम ड्यूरेशन ले रहे हो और फिर जो वेरिएबल्स को मेजर करते हो उन्हें हम फ्लो कहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में नेचर. स्टॉक का कैसा नेचर है, स्टैटिक कंसेप्ट है ये, एंड फ्लो क्या है, फ्लो डायनामिक कंसेप्ट है. ठीक है, स्टॉक जो है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो भी चीज है उसको एज इट इज वो ले लेता है, एंड फ्लो क्या है, फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखता है क्या क्या जो है वेरियस जो वैल्यूज है वो क्या थी क्या नहीं थी, ये सारी चीजें. तो वो एक डायनामिक कंसेप्ट है, एंड स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट. ठीक है, देन टाइम डायमेंशन. तो स्टॉक में जो है कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है. मैं बोल रही हूँ अभी, तो अभी की बात की जा रही है. ठीक है, मैं बोल रही हूँ सैटरडे को ऐसा है तो सैटरडे को ऐसा है भाई. ऑल राइट, सो दैट इज व्हाट, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. और वहीं अगर हम फ्लो की बात करें तो इसमें जो है टाइम डायमेंशन होता है. ठीक है, देयर इज टाइम डायमेंशन. तो जो आपका फ्लो है वो टाइम डायमेंशन के बेसिस पर चलता है, बिकॉज वो बताता है ओवर अ ईयर, ओवर अ मंथ, ओवर 3 मंथ्स, ओवर अ वीक. ठीक है, तो ये टाइम डायमेंशन है. देन एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो स्टॉक का क्या हो गया, डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ मनी, वाटर इन टैंक एक्सेट्रा. वही फ्लो के एग्जाम्पल बताएं तो स्पीड, स्पेंडिंग ऑफ मनी, वाटर इन रिवर, ये सारी चीजें हो जाएंगी. ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टॉक और फ्लो के बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाता है. एंड आई गेस कि अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को स्टॉक एंड फ्लो के बीच का जो डिफरेंस है. ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप ऑन अ डायग्राम. कैन दिस गैप एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम लेवल, एक्सप्लेन. ठीक है, आपको जो है डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बीच में. एक डायग्राम के हेल्प से भी आपको बताना है, और क्या ये गैप एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम लेवल पर, इस चीज को आपको करना है एक्सप्लेन. ठीक है, दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो 80 to 120 वर्ड्स के बीच में जो है आंसर होना चाहिए. सबसे पहले डिफरेंस बताते हैं, मीनिंग बता दिया हमने. इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, व्हेन इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द डिमांड इज सेड टू बी
एक्सेस डिमांड, ठीक है, डिमांड को हम, ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं, एंड द गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो जब एक इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं, और जो गैप अराइज होता है उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। वहीं जब हम डिफ्लेशनरी गैप की बात करें तो जब डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन होती है तो डिफ्लेशनरी गैप जो है वो अराइज होता है। सो व्हेन इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई at full employment level, the demand said to be is deficient demand and the gap is called deflationary gap. All right, तो ये हो जाता है इसका क्या मीनिंग, ठीक है, ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो बेसिस है वो लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास में रीजन, ठीक है, क्यों जो है इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप अराइज होते हैं, उसके रीजन देखते हैं। इंक्रीज इन हाउसहोल्ड कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, क्या हो रहा है, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड जो वो इंक्रीज हो गई है, मतलब कि लोग अब जो है वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किस वजह से, क्योंकि अब लोगों की जो टेंडेंसी है फॉर कंजम्पशन वो इंक्रीज हो गई है, इसलिए जो है कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है। सो दिस इज द इन्फ्लेशनरी गैप, दिस लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ राइज इन क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ी तो उसकी वजह से जो है वो ओवरऑल आपका क्या बता रहे हैं कि एक्सेस डिमांड जो है वो बढ़ रही है। एडी इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, तो दैट मीन्स उसमें जो है आपका कंजम्पशन भी आएगा और इन्वेस्टमेंट भी आता है, ठीक है। तो इसलिए ये कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट किसका, इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो वो चीज भी जब इंक्रीज हुई तो आपकी ओवरऑल डिमांड इंक्रीज होती हुई दिखेगी। देन इंक्रीज इन पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया तो उसकी वजह से भी जो है डिमांड बढ़ने लगेगी। अब जो यहाँ पर आपने इंक्रीज बोला है उसी का आपको यहाँ पर डिक्रीज कर देना है, तो वो आ जाएंगे आपके डिफ्लेशनरी गैप के क्या रीजंस, ठीक है। देखो, डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, वहां पर जो था इंक्रीज वो यहां पर हमने डिक्रीज कर दिया। देन डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रेडिट फैसिलिटीज, एंड वही डिक्रीज इन पब्लिक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है क्लियर है, सॉरी ये जो हमारा ये वाला बेसिस था दैट इज जो रीजंस है ये आप लोगों को क्लियर है। फिर उसके आगे चलते हैं, इसी में और रीजन देख लो, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, ठीक है, यही हम बोलेंगे डिक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, मतलब कि बेसिकली सारी चीजें ऐसे बताना है इन्फ्लेशनरी गैप में कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, और डिफ्लेशनरी गैप में आपको बताना है कि डिमांड को डिक्रीज करवाना है हमें हर एक जो है वे से, ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई और इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, मनी सप्लाई बढ़ गई या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो अब जो है लोग खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, दैट मीन्स कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। वही हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन मनी सप्लाई और डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। ऑल राइट, फिर उसके आगे चलें, इम्पैक्ट क्या होगा इन्फ्लेशनरी गैप का, जनरल प्राइस लेवल पर क्या इम्पैक्ट होगा, सो द प्राइस लेवल विल इंक्रीज, ओके। इन्फ्लेशनरी गैप जिसके जो है एक वर्ड हमें क्या मिलता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट, प्राइसेस का बढ़ना, ठीक है। तो अगर आपकी जो है डिमांड बढ़ रही है, मतलब कि डिमांड ज्यादा हो गई आपके सप्लाई से, तो ऐसे केस में इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में। और वहीं जब हम डिफ्लेशनरी गैप की बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, ये क्या होगा, जो आपका प्राइस लेवल है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, वो फॉल होगा। डिफ्लेशनरी गैप, इससे जो हमारा टर्म आता है दैट इज डिफ्लेशन, विच मीन्स फॉल इन दी प्राइसेस, ठीक है। सो इन्फ्लेशनरी गैप, इसका जो है क्या बता रहे हैं हम, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस। सो लेवल एक्सेस डिमांड गिव्स अ राइज टू जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू जनरल प्राइस लेवल, एंड वहीं जब हम बोले इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल अंडर डिफ्लेशनरी गैप, तो ये आपका डेफिशिएंट डिमांड कॉजेस जनरल प्राइस लेवल टू फॉल, ठीक है, ये फॉल आ गया और उसमें आ जाएगा आपका क्या, जनरल प्राइस लेवल जो है वो हो रहा है राइज। देन कम्स इफेक्ट ऑन आउटपुट। अब देखो, जो आपकी इकोनॉमी है वो ऑलरेडी किस पर वर्क कर रही होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क कर रही है,
तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क करिए दैट मीन्स जो सारे रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं। सो जो आपका इन्फ्लेशनरी गैप है दैट मीन्स जो एक्सेस डिमांड है उसमें आप और ज्यादा जो है आउटपुट नहीं बढ़ा सकते हो। सो दैट मीन्स कि एक्सेस डिमांड का जो है आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो एक्सेस डिमांड हैज नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन वही हम डिफ्लेशनरी गैप की बात करें स्टूडेंट्स, तो डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा, जब आप डिमांड कम कर रहे हो तो जो एक कंपनी है, जो एक फैक्ट्री है, उसके पास में जो गुड्स हैं उनका स्टॉक बन जाएगा। तो एक जो फर्म है वो क्या सोचेगी, पहले उस स्टॉक को क्लियर आउट करे फिर और प्रोडक्शन करेगी। तो ऐसे केस में प्रोडक्शन कम होगा, दैट मीन्स आउटपुट कम होने वाला है, ठीक है। सो ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड इन्वेस्टमेंट लेवल रिड्यूसेस which causes involuntary unemployment in the economy due to fall in planned output। ठीक है, क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है planned output में, ठीक है। और बिकॉज ऑफ फॉल इन प्लान्ड आउटपुट यहाँ पर इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। तो क्योंकि आपका जो है प्लान्ड आउटपुट फॉल हो रहा है तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कम लोगों की जरूरत होगी इन अ फर्म टू प्रोड्यूस दी गुड्स, ठीक है। तो जब कम लोगों की जरूरत है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, फॉल इन जो आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, या हम बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है आ जाता है आपका इफेक्ट ऑन आउटपुट। तो जो है यहाँ पर क्या होगा, एन एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज लो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। आपके डिफ्लेशनरी गैप में लो लेवल ऑफ आउटपुट आ गया। और इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। देखो इन्फ्लेशनरी गैप में आपका जो आउटपुट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जब आउटपुट में चेंजेस नहीं है तो बाकी सारी चीजों में भी चेंजेस नहीं होगा। तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या होगा, नो चेंज हमें देखने को मिलेगा। ऑल राइट, सो आई गेस की इम्पैक्ट जो है ये क्लियर है आप लोगों को। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में ये पर्टिकुलर डायग्राम जिसमें हम बोल रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप को हमें एक्सप्लेन करना होगा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। So yes, deflationary gap exists at equilibrium level of income. In the below figure, equilibrium is attained at the equilibrium point EI when deflationary gap is EB, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखते हैं और बताते हैं कि deflationary gap क्या है। देखो आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है, AD1, और जो आपकी प्लान्ड थी वो क्या है, AD0, ठीक है। तो जब हम डिफ्लेशनरी गैप की बात कर रहे हैं दैट मीन्स डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड दैट मीन्स कि आपकी इस वाली डिमांड से नीचे जो है आपको एक आपका डिमांड का कर्व बनाना होगा, ठीक है, एडी का कर्व बनाना होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन हमें दिख रही है ये हो गई हमारी AD1, दैट इज जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है ये। अब जो अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो ई पॉइंट है दिस इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आपका न्यू इक्विलिब्रियम अटेन करते हो, दैट इज E1, इसे हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो डिफ्लेशनरी गैप है, डिफ्लेशनरी गैप कौन सा हो गया अब, तो ये जो गैप है आपका दिस वन, ठीक है, ये जो EB गैप है इसे हम कहेंगे दिस इज दी डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट या हम बोले इक्विलिब्रियम लेवल जो है उस पर भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो डिफ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है वो आपकी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में भी जो है हमें देखने को मिल सकता है। सेम गोज टू योर इन्फ्लेशनरी गैप। आपको इन्फ्लेशनरी गैप का भी डायग्राम बनाना है, उसका भी डायग्राम बना दो। ये हो जाएगी आपकी AS, आपकी जो प्लान्ड वाली AD है वो आ गई कुछ आपकी ये, दैट इज इसे हम नेम कर देंगे AD0, ठीक है। फिर आपकी जो एक्चुअल वाली AD है वो हम कुछ ये बना देते हैं। एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन बतानी है हमें, इसलिए ये जो है आपकी अबव बनाने वाले हैं हम लोग, किसके, अपनी जो AD0 है उसके अबव, ठीक है। तो आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा स्टूडेंट्स दैट वुड बी दिस। आपका जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद में इन्फ्लेशनरी गैप क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो आप यहाँ पर बताओगे।
इसे हम नेम दे देते हैं बी, ठीक है। तो ये जो आप ब्लू में देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। और जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर भी देख सकते हैं। सो इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप दोनों ही जो गैप्स हैं वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर है। दोनों के डायग्राम्स आप लोगों को प्रॉपरली बना देने हैं। इनका जो है प्रॉपर आपको क्या करना है, प्रॉपर जो सारी चीजें हैं वो आपको नोट डाउन कर देनी है। यहाँ पर आपने आप बता दिए नेशनल इनकम है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। तो सारी चीजें जो है वो आपको प्रॉपरली जो है आइडेंटिफाई कर देना है कि कहाँ पर हमने किस चीज को लिया है। ऑल राइट, सो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों के जो दोनों के डायग्राम्स हैं। आई होप सो ये दोनों के जो डायग्राम्स है ये भी क्लियर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी अच्छे से क्लियर है। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप आपके इक्विलिब्रियम लेवल पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आई गेस वो वाली चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। दैट इज यस, दोनों ही जो आपके इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप ये आपके इक्विलिब्रियम लेवल पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास में एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। आपको बोला गया है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। इसकी मार्किंग स्कीम देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज 3 + 2 मार्क्स। दैट इज ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स का है, और इसके बाद में आप एक और क्वेश्चन देखोगे दैट वुड बी ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले हम ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर लेते हैं। आपको करना है नेशनल इनकम को फाइंड आउट। नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया आपका, NNP/FC जो है ये आपको करनी होगी फाइंड आउट, ठीक है। देखते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मिक्स्ड इनकम, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, ठीक है। तो अब ये जो वेरियस हमारे पास में वैल्यूज गिवन है, जो आइटम्स गिवन है, इनसे हमें समझ में आया कि हमें कौन सा मेथड यूज करना होगा। हमें यूज करना रहेगा अपना एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, बिकॉज वेरियस जो आइटम्स गिवन है वो आपके एक्सपेंडिचर मेथड के ही रिलेटेड है। अब एक्सपेंडिचर मेथड से आपको कौन सा एग्रीगेट मिलता है स्टूडेंट, सो यू गेट GDP/MP। सबसे पहले GDP/MP को कर लेते हैं फाइंड आउट, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ये लेंगे हम नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आपको क्या ऐड करना होगा, इसमें आपको ऐड करना होगा चेंज इन स्टॉक। जब आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसमें से जो ये फिक्स्ड है ये हट जाएगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे आपको क्या ऐड करना होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट को ग्रॉस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड करके। तो इसमें ऐड कर दो CFC, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या ऐड करना है, तो इसमें और ऐड करना है आपको नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। आपने इतनी जो है ये सारी चीजों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा GDP/MP, ठीक है। और फिर हम जो है GDP/MP को कन्वर्ट करेंगे किसमें, NNP/FC में। सबसे पहले GDP/MP कर लेते हैं फाइंड आउट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लेंगे 500 का, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा आपका 100 का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी मत लो, चेंज इन स्टॉक ले लो 20, नेट एक्सपोर्ट्स ले लो 40, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर है आपके पास में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 60, यहाँ से आपको चेंज इन स्टॉक भी लेना होगा दैट इज 20, ठीक है। अब इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, GDP/MP मिलेगा। तो सबसे पहले जो है GDP/MP को कर लेते हैं फाइंड आउट, उसके बाद में NNP/FC को करेंगे फाइंड आउट। So GDP/MP is equals to government final consumption expenditure plus private final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export, ठीक है। तो अब जो है ये सारी चीजों को आपने ऐड किया, ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक एंड प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो सारी चीजों को यहाँ पर ऐड कर दो, 200 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 40। तो सबको ऐड करने पर GDP/MP कितना आ गया आपका, 920 करोड़ का, ठीक है।
ये आपकी जीडीपी एट एमपी की जो वैल्यू है ये बन गई है। इसके बाद में आपको जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना होगा किसमें, एनएनपी एट एफसी में। कैसे करोगे स्टूडेंट्स, ये जी है ये एन है, ठीक है, तो ग्रॉस को नेट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइनस करके डेप्रिसिएशन को, ये माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन। उसके बाद में ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करोगे, डोमेस्टिक में आप ऐड करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो ये प्लस करोगे इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये है आपका मार्केट प्राइस, ये है आपका फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पर आना है, कैसे आने वाले हो, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो जो है हमारे पास में फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी माइनस डिप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस एनआईटी। ये 920 करोड़ आप एज इट इज ले लोगे, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू दिखाते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 60, उसके बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी आपकी 30 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे आपके 50, ठीक है। इन वैल्यूज को हम कर देंगे पुट, तो हमारा जो एनएनपी एट एफसी निकल जाएगा 920 माइनस 60 प्लस 30 माइनस 50, दिस विल गिव यू 840 करोड़, ठीक है। तो एनएनपी एट एफसी कितनी आ गई आपकी, 840 करोड़ आ गई है। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, मतलब कि इसी का जो बी वाला पार्ट है, दैट इज जो 2 मार्क्स का जो इसका वेटेज है, ठीक है। तो क्या है अब क्वेश्चन, ये देखते हैं। What precautions should be taken while estimating national income by expenditure method, ठीक है। क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि लेने चाहिए जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ जो है 3-4, अगर आप सिर्फ पॉइंट लिख रहे हो तो 4 पॉइंट्स लिख दो, अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हो तो 2 पॉइंट्स भी जो है ये सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ये लिख रहे हो अवॉइड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स एंड दिस ऑल, तो इसमें जो है ये ध्यान रखना कि आप फिर क्या कर रहे हो, आप प्रॉपरली जो है 4 से 5 पॉइंट जरूर लिख रहे हो, ठीक है। और अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हो तो 2 से 3 पॉइंट्स आर इनफ, ठीक है। तो क्या क्या जो है हमारे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए वो लेते हैं। अवॉइड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर उसे जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन के पीछे जो भी एक्सपेंस इनकर किया गया है वो आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज जो है वो चीज आपकी 2 बार एक्सपेंसेस में आ जाएंगी, ठीक है। So by definition the method only includes final expenditure, that is expenditure on consumption and investment. Like in the value added method, inclusion of intermediate expenditure like that on raw materials etc will mean double counting, ठीक है। तो अगर आप जो हो intermediate expenditure को अगर include करते हो तो वो चीज जो है डबल काउंटिंग में लीड करती है, ठीक है। Then next, do not include expenditure on सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। जो सेकेंड हैंड गुड्स और जो फाइनेंशियल असेट्स है उन पर जो भी एक्सपेंडिचर आप इनकर करोगे उसे आप इंक्लूड नहीं करोगे। सेकेंड हैंड गुड्स के लिए इसलिए नहीं करोगे क्योंकि जब उसे जो है फर्स्ट टाइम जब उस पर एक्सपेंस इनकर किया गया है तब उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है आपके जीडीपी में। अब अगर आप उसे डबल से इंक्लूड करोगे तो वो जो है आपकी जीडीपी ओवर एस्टिमेट होकर आ जाएगी, ठीक है। एंड जब हम फाइनेंशियल असेट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल असेट्स जो है वो आपके फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो है लीड नहीं करते हैं, इसीलिए आप फाइनेंशियल असेट्स को जो है इंक्लूड नहीं करते हो। दे आर जस्ट अ मेयर पेपर ट्रांसफर होते हैं, इसलिए ये कभी भी आपके जीडीपी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। सो बाइंग सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट अ फ्रेश प्रोडक्शन एक्टिविटी, बाइंग फाइनेंशियल असेट इज नॉट अ प्रोडक्शन एक्टिविटी बिकॉज फाइनेंशियल असेट्स आर neither goods nor services, therefore they should not be included in estimation of national income. All right, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाओ, इंक्लूड दी सेल्फ यूज ऑफ ओन प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया है आप उसे इंक्लूड करोगे, ऑल राइट। लेकिन जो सर्विसेज होती है उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, गुड्स को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस ओनर यूजिंग द हाउस हिमसेल्फ, although explicitly he does not incur any expenditure, implicitly he is making payment of rent to himself. Since the house is producing a service, the imputed value of this service must be included in the national income, ठीक है। तो जो आपके सर्विस और जो आपके गुड्स का जो सेल्फ कंजम्पशन है, ठीक है,
फैक्टर चीज़ों वाली चीज, जो आपके ट्रांसफर सर्विसेज या जो है ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह को आप इंक्लूड नहीं करते हो, बट अगर दैट इज अ फैक्टर सर्विस और अ फैक्टर गुड तो उसे आप इंक्लूड कर लेते हो। देन कम्स अवॉइड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि कोई भी काइंड ऑफ जो है प्रोडक्टिव सर्विसेज या प्रोडक्टिव जो है एक्टिविटी का जनरेशन नहीं होता है इनसे। सो अ ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट अगेंस्ट विच नो सर्विसेज आर रेंडर्ड, देयरफॉर नो प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सिंस नो प्रोडक्शन takes place in national income, charities, donations, gifts, scholarships etc are some of its example, ठीक है। तो आई गेस जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गया, जो प्रिकॉशंस है वो अच्छे से क्लियर हो गए। फिर आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास में और काइंड ऑफ क्वेश्चन, या तो आप इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे दोनों ए और बी, या फिर आप इन वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे, इसमें भी ए और बी दोनों है, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब जीडीपी एट एमपी करना है फाइंड आउट। देखते हैं क्या क्या आइटम्स हमारे पास में गिवन है। सो सबसे पहले गिवन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास में कोई एग्रीगेट गिवन होता है तो हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होगा कि हमें देखना है कि क्या ये जो एग्रीगेट है ये डायरेक्टली हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें कन्वर्ट हो सकता है क्या। जीएनपी एट एफसी को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, जीडीपी एट एमपी में। कैसे कन्वर्ट करोगे, जीडीपी एट एमपी करना है फाइंड आउट, ठीक है, और किससे, जीएनपी एट एफसी से। तो कन्वर्जन करते हैं, ये नेशनल ये डोमेस्टिक है, नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे बदलेंगे, माइनस करेंगे एनएफआईए, ऑलराइट। ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस करेंगे एनआईटी को। अब अगर हमारे इस क्वेश्चन में एनएफआई और एनआईटी गिवन है तो हमें डायरेक्टली जो है क्या अप्रोच अप्लाई करना है कि इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, जीडीपी एट एमपी में। और अगर आपके पास में एनएफआई और एनआईटी नहीं गिवन होगा तो फिर हम देखेंगे कि और दूसरा क्या अप्रोच हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देन कम्स नेट एक्सपोर्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर आता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन है आपके पास में 300। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, डिविडेंड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। आपके पास में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो नहीं गिवन है, लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। अब आप क्या अज्यूम कर लोगे इस पर्टिकुलर केस में कि आपकी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। तो आपकी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के इक्वल आ जाएगी, दैट इज 80। तो आप जीएनपी एट एफसी में से माइनस कर दोगे 80 एंड प्लस कर दोगे उसमें कितना, 300, ठीक है। तो आपका जो जीडीपी एट एमपी है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू जीएनपी एट एफसी माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी, दैट इज 6150 माइनस 80 प्लस 300। तो ये आंसर आ गया आपके पास में 6370 करोड़ का, ठीक है। तो जो ए वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। अब इसका जो बी वाला पार्ट है इस पर आते हैं। बी पार्ट क्या है, अब कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या क्या चीजें गिवन है देखते हैं। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक्साइज ड्यूटी, सब्सिडीज एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो आपके कौन से फॉर्मूले में आता है, जब आप निकालते हो ग्रॉस वैल्यू एडेड तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, इस नेट वैल्यू एडेड को आप कन्वर्ट कर दो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में, ठीक है। क्योंकि जब हम ये पूरा फॉर्मूला लगाते हैं अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, हमें एग्रीगेट मिलता है जीवीए एट एमपी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले अपने एनवी एट एफसी को कन्वर्ट करेंगे जीवीए एट एमपी में। कैसे करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। आपको चाहिए जीवीए एट एमपी, आपके पास में है एनवीए एट एफसी। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट में आप ऐड कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपके पास में आ जाएगा मार्केट प्राइस, ऑलराइट। अब देखो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन है, आप 100 में 10 ऐड कर दोगे। उसके बाद में आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए आपके पास में एक्साइज ड्यूटी और सब्सिडीज है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या हो गई आपके, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं तब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलता है। तो आप करोगे 20 माइनस 5, दैट वुड बी 15। सो बेसिकली आपको क्या करना है, 100 प्लस 15 प्लस 10, तो आपको मिल जाएगा जीवीए एट एमपी, ठीक है।
एक बार GV8MP मिल जाएगा तो फिर उसके बाद में जो अपना फॉर्मूला है ऑफ GV8MP वो हम अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले ये कैलकुलेशन हो गई, GV8MP इज इक्वल्स टू NV8FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट वुड बी 100 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है, 20 माइनस 5 दैट वुड बी 15, तो ये आ गया आपका 125 lakhs। Then GV8MP is equals to value of output minus intermediate consumption। GV8MP यहाँ से निकला हमारा 125, intermediate consumption क्वेश्चन में गिवन है 75, वो यहाँ पर लिखा। इस 75 को जब हम 125 के पास में ले जाएंगे तो ये माइनस का साइन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो क्या होगी आपकी 125 प्लस 75, दैट वुड बी 200 lakhs, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में 200 lakhs की आ गई है। ऑल राइट, सो आई गेस ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर का। क्या है क्वेश्चन, इसे देखते हैं। ये भी आपका 3+2 मार्क्स का है, दैट इज 3 मार्क्स फॉर योर ए सेक्शन, और इसका जो बी वाला पार्ट है वो 2 मार्क्स का होगा। क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड, एक्सप्लेन हाउ, ठीक है। ये चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का वो रूरल अर्बन डिवाइड एंड रिच पुअर डिवाइड में जो है बहुत हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे हमें समझ में आया कि जो हेल्थ सेक्टर है वो जो है अर्बन रूरल एंड रिच पुअर डिवाइड उसमें हमें देखने को मिलता है। तो देखो हम लोगों ने जो है ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि रूरल एरियाज में मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड करती है, येट वहां पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो बहुत कम है, और वहीं हम अर्बन एरियाज में देखें तो वहां पर कम पॉपुलेशन है एंड ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आपको क्या बता रहा है, अर्बन रूरल का जो डिवाइड है ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। सेम गोज टू रिच एंड पुअर डिवाइड ऑल्सो, ठीक है। So it is rightly said that healthcare in India suffers from urban rural and rich poor divide. 70% population is living in rural areas while 20% of the hospitals are located in the rural areas. It means 80% hospitals are serving 30% population, ठीक है। इसका क्या मतलब समझ में आया कि 80% आपकी जो 80% हेल्थ केयर है या हेल्थ सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स हैं, वो कहाँ पर हैं, वो आपके अर्बन एरियाज में है, और वहां पर सिर्फ 30% ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। Of 7 lakh beds, only 11% are in rural areas. There are only 0.36 hospitals for 1 lakh people in rural areas, whereas it is 3.6 hospitals per 1 lakh population in urban areas. That is, number of hospitals in urban areas is 10 times the number of hospitals in rural areas, ठीक है। ये जो है इससे हमने एक्सप्लेन किया जो अपना रूरल और अर्बन डिवाइड है ऑफ हेल्थ केयर। In villages, specialized medical care is completely missing, like pediatrics, gynecologist, anesthesia and obstetrics, ठीक है। PHC is located in rural areas, do not have even X-ray machines or blood test facility. 20% of doctors passing leave the country for better opportunities or better prospects. Many others are interested in urban areas. Rare are the ones interested in rural areas. The poorest 1/5 spends 12% of their income on health, while rich spend only 2% of their income on health, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा अपना रिच पुअर का भी डिवाइड जो है वो बता दिया। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो रूरल एरियाज है वहां पर आपके मेजॉरिटी जो पुअर लोग हैं वो लोग रिसाइड करते हैं, और वहीं आप ये भी देखते हो कि जो पुअर लोग हैं वो ज्यादा जो है अपनी इनकम का परसेंटेज स्पेंड करते हैं ऑन हेल्थ as compared to the rich ones, because जो पुअर लोग हैं उनके पास में प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट इनटेक्स और ये सब नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर हेल्थ नहीं होती है। इसी की वजह से उन्हें जो है वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस भी जल्दी होती है एज कंपेयर टू रिच। साथ ही साथ जो पुअर लोग होते हैं उनके पास में इतनी हेल्थ अवेयरनेस वगैरह भी नहीं होती है। ऑलराइट, तो ये सारा जो है ये सब कुछ, ये जो सारे पॉइंट्स ये हमें बताते हैं जो रिच पुअर का डिवाइड है और जो रूरल अर्बन का डिवाइड है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका जो बी वाला पार्ट है वो आता है, दैट इज
व्हाट इज केयरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, हाउ इज इट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो केयरिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है एनवायरमेंट की, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कैसे रिलेटेड है। तो देखो केयरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन रेट है वो जो एनवायरमेंट है उसका रीजनरेशन रेट के अंदर होना, ठीक है। एंड आपका जो वेस्ट जनरेशन रेट है वो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव रेट के अंडर होना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड केयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। दैट मींस आपके जो भी चीजें, आपके जो भी एक्शंस हैं, उन सबको जो है एनवायरमेंट अच्छे से जो है कैरी कर पाए, ये होती है केयरिंग कैपेसिटी। अगर हम लोग जो है एनवायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी के अंदर वर्क करते हैं तो हमें जो है कोई भी काइंड ऑफ रिसोर्स की स्कैरसिटी नहीं देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमारा जो एनवायरमेंट है वो काफी जो है क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब रिसोर्सेज की स्कैरसिटी नहीं है, हमने एनवायरमेंट को किसी भी काइंड का जो है हार्म नहीं पहुंचाया है, तो ये चीज आपको किस चीज में लीड कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो कैसे जो है ये जो आपकी केयरिंग कैपेसिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आई गेस ये क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। Carrying capacity of environment implies that the resource extraction is not above the rate of regeneration of the resources and the waste generated are within the assimilating capacity of the environment, ठीक है। जो 2 पॉइंट्स अभी मैंने बोले वही हमने यहाँ पर जो है नोट डाउन कर दिए हैं। It is related to sustainable development because development is sustainable as long as economy is operating within carrying capacity of the environment. As soon as we cross carrying capacity, we start facing the problem of environment degradation and development is not sustainable anymore. If these two conditions are not fulfilled, then environment fails to perform its vital functions of life subsistence and it leads to the situation of environmental crisis, ठीक है। अगर हम environment की caring capacity के अंदर नहीं work करते हैं, so this leads to environmental crisis, जिसकी वजह से बहुत सारी problems होती है, and जो एक vital process है of life subsistence, ये जो है ये environment function या perform नहीं करता है। तो ultimately जो sustainable development है उस चीज में ये लीड नहीं करेगा, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको क्या बोलता है कि आप आपके सारे रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करो कि वो आपके लिए भी जो है आपकी जो डिमांड्स है उन्हें भी फुलफिल कर पाए और आपकी जो कमिंग जनरेशन है उसकी भी जो डिमांड्स है उसे फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो कैसे केयरिंग कैपेसिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आई गेस ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ऑल राइट, सो आई होप सो कि ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ये जो पूरा सैम्पल पेपर था आई होप सो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है एंड ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहा होगा। थैंक यू।